नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और ये नया टॉपिक होने वाला है रिसर्च एप्टीट्यूड। यानी यूजीसी नेट में जो फर्स्ट पेपर होता है, जो जनरल पेपर होता है, उसमें हम पहला टॉपिक या पहला यूनिट हम शुरू कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन में रिसर्च एप्टीट्यूड का मीनिंग देखने वाले हैं। क्या होता है रिसर्च एप्टीट्यूड और इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर, माइक्रो स्केल, माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल, दोनों लेवल पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसके मीनिंग को। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं हम लोग। अब सबसे बात पहले आती है रिसर्च। ठीक है, यानी अनुसंधान। इसे हिंदी में हम लोग शोध भी कहते हैं, शोध या अनुसंधान। ठीक, रिसर्च कहते हैं। अब रिसर्च दो शब्द से मिलके बना है। ठीक है, रिसर्च कितने शब्द से मिलके बना है? दो शब्द से। पहला री और दूसरा सर्च। ठीक, री का मतलब होता है बार बार और सर्च का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ढूंढना, खोजना, उसके बारे में जानना। आई होप कि क्लियर होगा। ये सिंपल सी चीज़ है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। री का मतलब बार बार और सर्च का मतलब ढूंढना या खोजना। तो किसी भी तथ्य को बार बार ढूंढना, नई नई चीज़ों को समझना, जानना, यही रिसर्च कहलाता है, शोध कहलाता है या अनुसंधान कहलाता है। जैसे सपोज बहुत सारे काम हुए हैं, उन कामों को बारीकी से समझना, उसके बारे में नई नई चीज़ों को जानना और उससे हटकर अगर कोई चीज़ आपको पता हो, इसके बारे में आप कुछ नई बातें बता सकते हैं, तो वो भी रिसर्च कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं अगर शोध की, तो ज्ञान के विस्तार को हम शोध कहते हैं। सिंपल सी भाषा में, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ज्ञान के विस्तार को हम शोध कहते हैं। आपके पास कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है, ठीक है, उस ज्ञान में और वृद्धि करना। सपोज आप बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन आज कुछ नई चीज़ को अगर आप सीखे हैं करके, तो आपके लिए एक रिसर्च है, शोध है। यानी आप ऐसा काम करके अपने ज्ञान के स्तर में वृद्धि कर सकते हैं, जिसे हम लोग शोध कहते हैं। ठीक, जो कि जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि शैक्षणिक गतिविधि के क्षेत्र में ही हम शोध कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं या अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारा कोई भी क्षेत्र हो सकता है। यह हो सकता है हमारा जो दैनिक दिनचर्या, कोई काम कर रहे हैं उसमें हम कुछ नया चीज़ सीखे हैं। ठीक है, हो सकता है हम अपने स्कूल कॉलेज में कुछ नया चीज़ सीखे हैं। तो जरूरी नहीं कि स्कूल कॉलेज तक ही सीमित है, ये किसी भी आपके किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। ठीक, या तो बिजनेस से हो सकता है, व्यापार से हो सकता है, उद्योग धंधा से हो सकता है। ठीक है, शोध के बिना ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती है। अगर आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं आप इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं जानना चाहते हैं। तो जब तक आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं करेंगे, जब तक शोध नहीं करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति और जीवन के किसी भी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सदैव परंपरागत तरीकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। सपोज कोई भी चीज़ है, अब ऑटोमेटिकली अगर कुछ खराब हो जाता है, कोई मशीनरी सामान है वो खराब हो जाता है, तो आपको पता है कि ऐसा खराब होने के बाद उसको ऐसे करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप हर समय हर समस्या का समाधान आप पिछले जैसे करते आ रहे हैं वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो परंपरागत तरीकों पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, कुछ हो सकता है नए तरीके की समस्याएं जिससे आपको नए तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो शोध जो होता है, रिसर्च होता है, हमें वास्तविकता के समीप
लाने का निरंतर प्रयास करता है। रियलिटी क्या है, हमारे जीवन में वास्तविकता क्या है, उसके बहुत नज़दीक हमें शोध ले आके प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो रिसर्च यही होता है। जब भी हम अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जब हम किसी चीज़ को नए तरीके से सोचते हैं, दैट मीन्स वही हम रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं कि उस समस्या से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। आई होप कि अब जो शोध है, ये शोध दो स्तर पर होता है। ठीक है, पहला एक हो गया बृहत स्तर पर, और एक दूसरा होता है जिसे हम लोग सूक्ष्म स्तर पर कहते हैं। एक माइक्रो स्केल होता है और एक मैक्रो स्केल होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले समझेंगे बृहत स्तर पर शोध। ठीक है, कैसे होता है। तो जो बृहत स्तर पर अगर देखें हम, तो किसी महामारी का उपचार ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम बड़े पैमाने पर शोध की बात करेंगे, तो जैसे अभी महामारी कोरोना है, तो इसका वैक्सीन के बारे में अलग अलग देश के साइंटिस्ट रिसर्च किए, शोध किए। क्या केवल अपने परिवार को बचाने के लिए इसमें रिसर्च किए? नहीं, ये एक बड़े स्तर का, बड़े पैमाने का शोध था, रिसर्च था, लार्ज स्केल का। ठीक है, प्रदूषण को कम करना चाहते हैं, अगर अपने पर्यावरण में जो पॉल्यूशन है उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक लार्ज स्केल पर प्लानिंग करना होगा, एक रिसर्च करना होगा कि कैसे हम इस समस्या से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे इस समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं। तो आपको बड़े स्तर पर प्लानिंग करना होगा, रिसर्च करना होगा, तभी जाकर आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब मंगल ग्रह पर घर बसाना चाहते हैं, अब आपको धरती पे ज़मीन नहीं मिल रहा है, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो आप चाहते हैं कि नहीं हम मंगल ग्रह पे घर बनाएं। तो भैया आप मंगल ग्रह पे जाइएगा कैसे? तो उसके बारे में आप पहले रिसर्च कीजिएगा। नहीं, हम एरोस्पेस से जाएंगे, रॉकेट से जाएंगे, ये करेंगे, तो उसके बारे में पहले आपको रिसर्च करना होगा, शोध करना होगा, तभी जाकर आप वहाँ घर बना सकते हैं। ठीक है, शिक्षण प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप चेंज करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को जो अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आपको पहले रिसर्च करना होगा कि जो आप सुधार करना चाहते हैं उसके सुधार करने से पहले स्थिति क्या है, उसके बाद की स्थिति क्या होगी। इन सारे पहलुओं को आपको पहले रिसर्च करना होगा, शोध करना होगा। ठीक है, आप बाजार में कोई नया उत्पाद लाना चाहते हैं, जैसे दुनिया में कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो नए नए प्रोडक्ट के लिए जानी जाती हैं। तो कोई भी कंपनीज अपने नए प्रोडक्ट कब लाएगी? जब मार्केट में उसका डिमांड होगा। और डिमांड कब होगा? तो मार्केट में कोई उत्पाद अगर कोई कंपनी का आई है, तो उसके साथ जो अ, उद्योगपति हैं वो एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं कि अभी मार्केट में किस चीज़ की डिमांड अधिक है। सपोज अभी मार्केट में आपको मास्क का ज़रूरत ज़्यादा है, सैनिटाइज़र का ज़रूरत ज़्यादा है, तो इन सारी चीज़ों को रिसर्च करके उसके बाद आप बाज़ार में कोई उत्पाद लाइएगा, तो आप नुकसान में या घाटे में आपका जो ट्रेड है, व्यापार है, वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन सब में सफल होने के लिए आपको बड़े स्तर पर अनुसंधान करना आवश्यक होता है, रिसर्च करना पड़ता है, एक लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो ये बृहत स्तर पर आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर आपको जब प्रदूषण को कम करना हो, किसी महामारी का सॉल्यूशन ढूंढना हो, या कोई एजुकेशन पॉलिसी में आप चेंज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको माइक्रो लेवल पर रिसर्च करना होगा। अब हम बात करते हैं माइक्रो लेवल यानी सूक्ष्म स्तर पर। तो सूक्ष्म स्तर पर व्यक्तिगत रूप से संबंधित होता है। ये जो सूक्ष्म स्तर है ये व्यक्तिगत यानी हमारे और आपके स्वार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है। जैसे अगर कोई छात्र स्मार्टफोन खरीदना चाहता है, यानी कोई लड़का है, स्टूडेंट है, वो एक स्मार्टफोन खरीदना चाहता है, तो उसके लिए अलग अलग ब्रांड का फ़ोन होगा, है ना। दुकान पे अगर वो जाता है, आप देख लीजिए यहाँ दुकान पे एक ग्राहक आया हुआ है और इसे फ़ोन खरीदना है, तो भैया दुकान वाला तो पूछेगा आपको कौन से ब्रांड का फ़ोन खरीदना है, कितने रेंज तक आपको फ़ोन खरीदना है। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांड
दुकान पे इसको मिलेगा, तब वह क्या करेगा, उसमें से किसी एक का चयन करेगा। ठीक है, दुकानदार तो बहुत सारा फ़ोन दिखाएगा, ये कंपनी का, वो कंपनी का, इतना रेंज का, उतना रेंज का। अब उसमें से जो कस्टमर है कोई एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और अलग अलग जो प्रोडक्ट दुकानदार उसको दिखाएगा, उन सारे प्रोडक्ट्स में से वो रिसर्च करेगा, शोध करेगा कि आखिर इस फ़ोन का जो हमें दिखा रहा है 10,000 वाला में क्या फंक्शंस है, 12,000 का जो फ़ोन है उसमें अलग से क्या फीचर्स है। तो सारे के बारे में वो एक स्मॉल स्केल पे रिसर्च करता है, शोध करता है। उसके बाद ही वह किसी एक फ़ोन को परचेज करता है, खरीदता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पर्सनल लेवल पर होता है वो सूक्ष्म स्तर का शोध होता है, और जो बड़े स्तर पर होता है वो व्यापक स्तर। तो शोध मेनली दो ही लेवल पे होता है, एक सूक्ष्म स्तर पर और एक बृहत स्तर पर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब शोध की कई परिभाषाएं दी गई हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें रिसर्च की, तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। उसमें से एक सामान्य जो सहमति द्वारा जो परिभाषा निर्धारित की गई है वह है, यानी अलग अलग विद्वान एक रिसर्च से संबंधित अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो उसमें से एक सामान्य यानी जनरल जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो अनुसंधान जांच की एक व्यवस्थित एवं विधि पूर्वक प्रक्रिया या विधिवत अन्वेषण सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। अब यहाँ एक चीज को समझिए, यहाँ कह रहा है कि रिसर्च अनुसंधान जांच की एक व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक एवं विधि पूर्वक जो भी स्टेप्स रिसर्च के होते हैं उन सारे स्टेप को फॉलो करते हुए प्रक्रिया है, प्रोसेस है, या विधिवत अन्वेषण है यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। तो रिसर्च ऑलवेज हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइंटिफिक मेथड पे आधारित होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, रिसर्च जब भी होता है वो एक सिस्टमेटिक वे में होता है, उसका एक अपना मेथड होता है, उन सारे मेथड्स को फॉलो करना होता है, तभी जाकर एक अच्छा रिसर्च होगा। ठीक है, अब वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, तथ्यों की व्याख्या करना, जो भी फैक्ट्स हैं उन सारे फैक्ट की एक्सप्लेनेशन करना, व्याख्या करना, उनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना एवं व्यवस्थित अवलोकन को समावेशित किया जाता है। और जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग सजाते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अनुसंधान जो रिसर्च है, शोध है, वो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है जो कि बेस्ड होता है साइंटिफिक वे पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं शोध में। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों को जान लेना चाहिए। जैसे इसमें से पहला जो बात आती है वो है तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। क्या होता है मेटाफिजिक्स? तो मेटाफिजिक्स हमें सत्य के स्वरूप की खोज है। ये जो मेटाफिजिक्स है वो सत्य के स्वरूप की खोज है, यानी सच किस किस रूप में हो सकता है, इनका खोज ही मेटाफिजिक्स है। आप रिसर्च में यही तो करते हैं। सबसे पहले आपको समस्या मिलती है, तो समस्या से संबंधित आप जब परिकल्पना बनाते हैं तो परिकल्पना आपका हो सकता है कि गलत हो। तो तत्व जो मेटाफिजिक्स होता है, तत्व मीमांसा, ये सत्य की स्वरूप की खोज है, यानी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रियलिटी है, सच्चाई है, उसी को इसमें खोजा जाता है, ढूंढा जाता है। ठीक है, जिसमें अस्तित्व, समय, स्थान आदि का बोध होता है। जो मेटाफिजिक्स है इसमें एग्जिस्टेंस, टाइम और प्लेस, इसका बोध होता है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, मेटाफिजिक्स जो ट्रुथ से कनेक्टेड है, ये एग्जिस्टेंस से रिलेटेड करता है, एग्जिस्ट करता है टाइम से और प्लेस से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। इसमें क्या कहते हैं, तो इसे ज्ञान का ज्ञान कहा जाता है, मतलब ज्ञान का ज्ञान। जो एपिस्टेमोलॉजी होता है उसे ज्ञान का ज्ञान कहा जाता है, नॉलेज ऑफ द नॉलेज। ठीक है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, ज्ञान के स्रोत क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, और ज्ञान प्राप्ति की विधियों के बारे में है।
तो जो एपिस्टेमोलॉजी होता है, हम ज्ञान कैसे प्राप्त करें इसके बारे में बतलाता है। हम ज्ञान प्राप्त आखिर किस स्रोत से करेंगे, किस सोर्स से करेंगे, उसके बारे में बताता है। उसका नेचर कैसा होगा, उसका स्कोप कैसा होगा, उसका विषय क्षेत्र कैसा होगा, उसका मेथड क्या होगा, इन सारी बातों को एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा में बताता है। ठीक है। जो एपिस्टेमोलॉजी शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है वो फ्रेडरिक फेरिर ने की है। ठीक है। तो एपिस्टेमोलॉजी शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग था वो कौन किया था? तो फ्रेडरिक फेरिर किया था। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के मार्ग। इंसान अपने ज्ञान प्राप्ति कैसे प्राप्त कर सकता है ज्ञान? तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक है तर्कवाद और दूसरा है अनुभववाद। या तो आप किसी के साथ तर्क करके कुछ नई चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, या किसी को बता सकते हैं। और दूसरा है कि आप खुद अनुभव करके नई नई चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे तर्कवाद। तो तर्कवाद में यह माना गया है कि मस्तिष्क का इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। जो हमारा माइंड है, मस्तिष्क है, इसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है? तो इंद्रियों का। आपको पता है हमारी 6 इंद्रियां कौन कौन है? ठीक है, ज्ञान इंद्रियां। तो मस्तिष्क पर हमारा ज्ञान इंद्रियों का नियंत्रण होता है। ठीक है। इसमें तर्क अनुभव से पहले आता है। अनुभव से पहले ही आपको तर्क आ जाता है। ठीक है। आपको तर्क आएगा तभी तो आप उसके तर्क के आधार पर अनुभव करेंगे। यह निगमन से संबंधित है, और जो तर्कवाद होता है वो निगमन से संबंधित होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अनुभववाद की। तो इसमें इंद्रियों को मस्तिष्क के ऊपर माना जाता है। ठीक है। इसमें मस्तिष्क का इंद्रियों पर प्रभाव नियंत्रण होता था, और इसमें इंद्रियों को मस्तिष्क के ऊपर माना गया। ठीक। इसमें इंद्रियों द्वारा संसार से प्राप्त कच्चे आंकड़े मस्तिष्क तक जाते हैं। यानी जो अनुभववाद है ये क्या कहता है कि जो भी रॉ डाटा है वो हमारे मन में पहले जाता है। ठीक है। इसके बिना कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप आगे उसके बारे में नहीं समझ सकते, जान सकते हैं। ठीक है। तो जो अनुभववाद कहता है वो क्या कहता है कि हमारा जो इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां, उसके द्वारा जो भी दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे मस्तिष्क में एक रॉ मटेरियल के रूप में जाता है, या रॉ डाटा के रूप में जाता है। जब तक रॉ डाटा के रूप में कोई भी सूचना हमारे दिमाग में नहीं पहुंचेगी, तब तक हम कोई भी ज्ञान या कोई भी चीज़ों को हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। तब तक हमारे दिमाग में कोई ज्ञान नहीं आ सकता है। और जैसे तर्कवाद निगमन से संबंधित था, उसी तरह अनुभववाद आगमन से संबंधित है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था आज का एक छोटा सा सेशन रिसर्च का। आज शुरुआत है हमारा इस टॉपिक का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पर्पस एंड एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षणिक अनुसंधान के उद्देश्य और क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आप वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां हर लेक्चर का PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।